नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं द प्रखर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पिछली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके थे। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे, जिससे आपकी एक समझ बनेगी कि सीटेट में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कैसे उनको टैकल करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है। हम पहले भी बता चुके हैं कि सीटेट में आपके सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन सीटेट आपसे पूछता है कि कौन सा ऑप्शन आपका सबसे बेटर है। उसी सबसे बेटर ऑप्शन को आपको चुनना है और उसको कैसे चुनेंगे वो आज की क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपका है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपसे पूछा गया है कि बच्चों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है आपका, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत हैं। तीसरा ऑप्शन आपका है, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। और चौथा ऑप्शन है आपका कि सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो यदि हम पहले ऑप्शन को देखें, इसमें बोला गया है विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट एवं एक दूसरे के साथ संबंध नहीं रखते, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि विकास के जो आपके स्टेजेस हैं उनको यदि हम देखें तो पहला आपका इन्फेंसी होता है या शैशवावस्था। शैशवा अवस्था क्या बाल अवस्था से कनेक्टेड नहीं होगी? बाल अवस्था आपकी एडोलेसेंस से कनेक्ट नहीं होगी, और एडोलेसेंस जो है वो आपकी अडल्टहुड से कनेक्टेड नहीं होगी। तो आप यदि देखेंगे कि शैशवावस्था बाल अवस्था से जुड़ा है, बाल अवस्था आपका एडोलेसेंस से संबंधित है, और एडोलेसेंस आपका एडल्टहुड या वयस्कावस्था से संबंधित है। तो आपने यहाँ पे देखा है कि सभी स्टेजेस एक दूसरे के साथ संबंधित होती हैं। इसमें बोला कि नहीं होती हैं, तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। यदि हम दूसरा ऑप्शन देखें, बाल विकास के संबंध में विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत हैं। जब आप यदि हम देखें कि बच्चों के विकास के संबंध में विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या अपनी एक मत सहमति बनाई है। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। सभी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनने अपने हिसाब से कुछ सिद्धांत दिए हैं। जैसे आपके पियाजे ने अपने सिद्धांत दिए, वाइगोत्स्की ने अपने दिए, कोहलबर्ग ने अपने दिए हैं। तो सबके सिद्धांतों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, एक मत नहीं है। यानी एक मत होने का अर्थ होता है किसी एक बिंदु पर सहमति सबको लोग जता दें। तो ऐसा तो है नहीं किसी एक ही बात पर सबने सहमति जता दी हो। तो जब एक बात पर सहमति जता नहीं सकते तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। क्योंकि उसने बोला है कि सभी वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक एक मत हैं, उनके स्टेटमेंट या सिद्धांत सभी कैसे हैं, एक ही बिंदु पर राजी होते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और हम लास्ट ऑप्शन को देखें तो इसमें बताया गया है कि सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध एवं निरंतर प्रक्रिया है। निर्बाध का अर्थ होता है स्मूथ मतलब यह है कि जब विकास के पथ पर व्यक्ति होगा तो उसे कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसका विकास यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे ग्राफ उठता चला जाएगा। तो सबके लिए क्या संभव है? यदि यहाँ पे देखें, ये रमन है और ये रमोले हैं, समझ लो। तो ये दोनों व्यक्ति जो हैं, इनका विकास क्या एक ही स्पीड से निरंतर हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा ना? क्यों नहीं हो पाएगा? तो यहाँ पे देखें, इनकी किसी चीज़ को ग्रास्प करने की क्षमता स्लो है और इनकी ग्रास्प करने की क्षमता तेज है। तो ये जल्दी सीखेंगे, इन्हें टाइम लगेगा उस चीज़ को सीखने में। तो सभी बच्चे, यदि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो क्या सब लोग स्मूथली सीखते जाएंगे, विकास करते जाएंगे? क्या कोई विकास तेज करेगा, किसी का विकास कैसा होगा, स्लो होगा। तो निर्बाध तो नहीं होता। निर्बाध होता तो सबके विकास कैसे होते, सेम लेवल के। कोई होशियार या कोई कम होशियार ना होता, सब एक जैसे होते, ठीक है। तो यदि स्मूथ बोला जाए और निरंतर बोला जाए तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, बच्चों में अपनी अपनी भिन्नताएं होती हैं और भिन्नताओं के कारण उनका विकास
का प्रोसेस जो होता है वो भी अलग तरीके से होता है। किसी का विकास स्पीड में होगा और किसी का विकास स्लो स्पीड में होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका देखो सी हो सकता है क्या, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें बोला गया है कि बच्चों का जो विकास होता है उनके समाज के संदर्भ से प्रभावित होता है, यानी जिस समाज में बच्चे रहते हैं वह समाज बच्चों को प्रभावित करेगी। इसका अर्थ है कि बच्चे जिस समाज में रहते हैं वह समाज आपकी सभ्य हुई तो बच्चे भी सभ्य बनेंगे, और यदि समाज आपकी चोर डकैतों की हुई तो बच्चे भी आपके चोर डकैत में से भी कुछ बनेंगे। ठीक है, वॉटसन साहब का एक कथन है शायद कि तुम मुझे अपने बच्चे दो, मैं उन्हें चोर डकैत इंजीनियर पुलिस कुछ ही बना सकता हूँ। तो वही है, बच्चे को जैसे हम पर्यावरण जैसा सामाजिक परिवेश देंगे बच्चे वैसे ही डेवलप करेंगे, बच्चे वैसे ही बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल होगा। तो आपको बताना है सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल बेसिकली होता क्या है कि आप किसी काम को करें और उस काम में जो छोटी आपकी मसल्स हैं, छोटी मांसपेशियां हैं, वह प्रयोग में आए, वह एक्टिव हों, उसी को हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। यदि हम ऑप्शंस में देखें बच्चों का दौड़ना, तो बच्चे दौड़ेंगे तो इसमें टांग की जो बड़ी मसल्स होंगी उनका प्रयोग करेंगे, थाई की बड़ी मसल्स का प्रयोग करेंगे, तो ये सूक्ष्म की कैटेगरी से हट जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ी चढ़ोगे तो आपकी मसल्स कौन सी बड़ी वाली काम आएंगी, और यदि खरगोश की तरह आप उचकोगे भी तब भी आपकी थाई और पैर की बड़ी मसल्स काम करेंगी। तो ये तीनों आपके सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है। यदि आप सुई में धागा डालें तो आप देखेंगे उंगलियों की छोटी मसल्स काम कर रही होंगी वहाँ पे। ठीक है, यदि आप मोतियों में धागा पिरोएं तब भी आप देखेंगे उंगलियों की छोटी जो मसल्स होती हैं वो काम करती हैं। जब छोटी मसल्स काम करें उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, सूक्ष्म गतिक कौशल। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पुटिंग बीट्स इन द थ्रेड्स। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उससे पहले हम थोड़ा कलर चेंज कर लें, और कलर यहाँ पे हम लेते हैं कुछ ब्लूइश। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवांशिक है। आपसे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से आप बताइए कौन सी चीज़ केवल हेरिडिटी या आपकी अनुवांशिकता से निर्धारित होती है। इस पर बाहरी जो भी आपका माहौल है, समाज है या पर्यावरण है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, केवल और केवल अनुवांशिकता के कारण यह हो सकता है। आपसे यही पूछा गया है प्रश्न में। तो आपके ऑप्शन है आँखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। तो यदि हम देखें आँखों का रंग, व्यक्ति या बच्चों की आँखों का रंग उनके माता पिता के कारण मिलता है, या तो माता की आँखें होंगी या पिता की आँखें होंगी, उसी के हिसाब से उनकी आँखों का कलर होगा। लेकिन यदि हम देखें बुद्धि, तो बुद्धि में माता पिता का पक्ष तो रहेगा, लेकिन पर्यावरण का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा। यदि कोई बालक बुद्धि से थोड़ा स्लो भी है और उसे हम यदि अच्छा पर्यावरण दे दें तो उसके बुद्धि का विकास हम कर सकते हैं। तो बुद्धि केवल अनुवांशिकता पे नहीं जाएगी, बुद्धि डिपेंड करेगी आपकी अनुवांशिकता प्लस पर्यावरण पर। अनुवांशिकता भी उतना ही मायने रखेगा जितना उसके लिए पर्यावरण मायने रखेगा। ठीक है, यही आपका है ऑप्शन नंबर 3 में कि नैतिक विकास जो है, यह नैतिक विकास पर्यावरण या सामाजिकता पर या समाज पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। आप जैसे समाज में रहेंगे, जैसे पर्यावरण में रहेंगे, आपका बच्चा वैसे ही नैतिक बनेगा। यदि आप सभ्य समाज में रहते हैं तो बच्चा सभ्य होगा, और यदि असभ्य समाज में रहते हैं तो आपका बच्चा भी असभ्य ही बनेगा। यदि हम ऑप्शन नंबर 4 देखें तो ऑप्शन नंबर 4 आपको कहता है सामाजिक कौशल। तो सामाजिक कौशल सीखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, समाज की होगी कि नहीं। जिस समाज में रहोगे उसी के आप कौशल सीखते जाओगे कि समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बड़ों से बात करनी है, ये सब आपको सीखना आएगा समाज में रहकर ही। तो केवल आपका आँखों का रंग निर्धारित होगा हेरिडिटी पर।
हेरिडिटी के अलावा इसको चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे जैसा हम पर्यावरण दे लें, चाहे जैसे समाज में रख ले बच्चे को। आँखों का रंग यदि नीला है तो नीला ही रहेगा। यह नीला रंग केवल आनुवांशिकता के कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। आगे अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार नियम सिखाता है और उनसे इसी अनुरूप क्रिया करने की अपेक्षा करता है। तो विद्यालय सामाजिकरण की कौन सी स्थिति में है, कौन से लेवल पर है? तो आपसे ये पूछा गया है कि बच्चों को स्कूल व्यवहार सिखा रहा है और उनसे यह उम्मीद भी रख रहा है कि इसी व्यवहार के अकॉर्डिंग वो अपना व्यवहार रखें या काम करें। तो यह सामाजिकरण का कौन सा स्तर है? तो यदि हम देखेंगे बच्चा जब पैदा होता है तो किसके साथ रहता है भाई? माँ पिता परिवार के साथ, सीधी सी बात, परिवार के साथ रहेगा और परिवार के साथ रहकर वो नई नई चीज़ें सीखता है। तो सीखने का काम शुरू कहाँ से होता है? परिवार से। तो परिवार से जब सीखने का काम शुरू हुआ है तो परिवार आपका प्राथमिक सामाजिकरण होगा, प्राथमिक सामाजिकरण। ठीक है, तो यदि परिवार को देखा जाए, माँ बाप को देखा जाए तो यह प्राथमिक सामाजिकरण का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा बच्चा कहीं भी कुछ सीखे वह द्वितीयक सामाजिकरण में आता है, द्वितीयक सामाजिकरण के लेवल पे आता है। तो विद्यालय पहले सीखी चीज़ें बच्चे ने परिवार में, तो प्राथमिक सामाजिकरण, और फिर सीखा उसने कहाँ पर? विद्यालय में। तो विद्यालय में जो चीज़ें सीखेगा वह किस में आएगा भाई? द्वितीयक सामाजिकरण के लेवल पे आएगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर अच्छा लड़का, अच्छा लड़की सुनना बच्चों को अच्छा लगता है और इसी के अनुरूप वह व्यवहार भी करते हैं? तो आपको बताना है। तो देखो कोहल वर्ग ने 3 स्टेजेस दिए हैं जिसे हम कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। कन्वेंशनल, एक होता है आपका प्री कन्वेंशनल, यहाँ पे लिख लें प्री कन्वेंशनल, और एक होता है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। पहले आता है प्री कन्वेंशनल, फिर आता है कन्वेंशनल और फिर आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में आपका होता क्या है? बच्चे 0 से 7 वर्ष की आयु का होता है और इसमें बच्चा जो भी नैतिक गुण दिखाता है, नैतिक व्यवहार दिखाता है, वह आपके या तो दंड या फिर पुरस्कार के चक्कर में दिखाता है। यानी वो जो भी काम करेगा इस स्टेज में, या तो वो दंड से बचने के लिए करेगा या पुरस्कार पाने के लिए करेगा। ठीक है, और यदि हम कन्वेंशनल लेवल की बात करें तो यह 7 से लेकर 12 वर्ष के बीच होता है। और कन्वेंशनल एज में बच्चे खुद को दूसरों के प्रति अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि दूसरों के प्रति या दूसरों की नज़र में वह अच्छे साबित हों, इसलिए वह काम करते हैं। तो कन्वेंशनल लेवल पर नैतिक व्यवहार जो होता है केवल इसलिए होता है कि व्यक्ति उन्हें अच्छा बोले। ठीक है, अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है, कितना प्यारा बच्चा है, ये सब सुनने के लिए ही व्यक्ति काम करता है। किस एज पर? कन्वेंशनल लेवल पर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? कन्वेंशनल लेवल पर बच्चा केवल नैतिक विकास इसलिए प्रदर्शित करता है, नैतिक व्यवहार इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि लोग उन्हें पसंद कर सकें और उन्हें बोल सकें कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की है। ठीक है, और यदि हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर देखें तो यहाँ पे व्यक्ति समाज के अनुरूप व्यवहार करने लगता है और कुछ अपने सिद्धांत बना लेता है, उन्हीं सिद्धांत के अनुसार जीने की कोशिश करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, स्कूटर बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंसेस ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें हिंदी नहीं दिया गया तो हिंदी हम आपको बता दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि साइकिल के अनुभवों का प्रयोग करके स्कूटर सीखता है तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप पुराने अनुभव को प्रयोग करके नई चीज़ें सीख लें। नई चीज़ों का अर्थ है कि पुराने अनुभव प्रयोग करके आप नई चीज़ कोई सीख लें, इसे हम
एसिमिलेशन कहते हैं या समावेशन कहते हैं। तो साइकिल चलाने के जो उसके अनुभव थे वो पुराने थे और उसने नई चीज़ क्या सीख ली उन अनुभव का प्रयोग करके, स्कूटर। तो जब पुराने अनुभव का प्रयोग करके कोई नई चीज़ सीख ली जाती है, इसी को हम एसिमिलेशन या समावेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बढ़िया होगा, ठीक होगा। आगे अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे भाई, कौन सा है? अवस्था। अवस्था का मतलब यहाँ पे खाली स्थान भी है, ब्लैंक्स भी है। किस अवस्था में, आपको बताना है अवस्था का नाम। किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से होता है। तो आपको बताना है वह कौन सी स्टेज है जहाँ पे भाषा कौशल का विकास रैपिडली होता है, स्पीड में होता है। तो आपको याद रखना है 0 से 5 साल की जो उम्र होती है, यहाँ पे भाषा विकास रैपिड होता है, तेज होता है। तो यदि हम 0 से 5 वर्ष यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हमें जाना पड़ेगा इन अवस्थाओं के साथ, ठीक है। तो पेशीय सेंसरी मोटर एज कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशनल कितने से होती है? 2 से 7 वर्ष। मूर्त कितने से होती है? 7 से 12। और अमूर्त कितने से होती है? 12 से लेके 12 प्लस, यदि हम माने तो 12 प्लस। तो यदि हम देखें 0 से 5 साल के बीच में वह तेज़ी से सीखता है ना, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्री ऑपरेशनल लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0 से 5 वर्ष आपका यहाँ पे सीखता है तेज़ी से, लेकिन यहाँ पे वो व्यक्त भी करने लगेगा, बोलने भी लगेगा, जो सीखा है उसका प्रयोग भी करने लगेगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। भाषा और लाक्षणिक कार्य का जो विकास होता है वह आपका प्री ऑपरेशनल एज में होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्या है भाई? पढ़िए। अगला प्रश्न है आपका, एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश व संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक प्रोसेस है, एक विधि है जिसमें क्या होता है 4-6 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है और इसमें एक बच्चा अपना स्टेटमेंट देगा यानी बोलेगा, फिर उसका जवाब दूसरा देगा, फिर उसका जवाब तीसरा देगा। ऐसे ही अपने जवाब देकर लेखांश बनाए जाएं, संवाद किया जाए। संवाद का मतलब होता है डिस्कशन। तो यहाँ पे जब ग्रुप में डिस्कशन किया जाएगा तो इस टीचिंग स्किल को या टीचिंग मेथड को हम क्या बोलेंगे भाई? अन्योन शिक्षण। अन्योन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना, और जब ग्रुप में डिस्कशन किया जाएगा तो ये आपका रेसिप्रोकल टीचिंग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे आप स्कैफोल्डिंग देखना चाहें तो स्कैफोल्डिंग आपका होता है हेल्प। जैसे किसी बच्चे को कुछ पढ़ना नहीं आ रहा है, उसमें आप उसकी मदद कर दें, पढ़ने बता दें कि ये क्या लिखा है, तो जो मदद है उसको हम स्कैफोल्डिंग करते हैं। हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहेंगे, ना आपको स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा ना उस बच्चे को। जो आपने मदद की है उस मदद को ही हम क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग या पाड़, ठीक है। और ये आपके लर्निंग मेथड हैं, तो इन पर डिस्कस कभी और करेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाने के लिए वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? तो वाइगोत्स्की ने बोला है कि बच्चों को समाज के साथ अंतःक्रिया करके ज़्यादा अच्छे से उनका विकास किया जा सकता है। तो समाज को इन्होंने जो सामाजिक इंटरेक्शन है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया है, और इन्होंने बोला है कि इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग आपका बेटर है। स्कैफोल्डिंग आप पढ़ चुके हैं, क्या हेल्प, कि बच्चा को फ्रीली आप छोड़ दें, बच्चा इंटरेक्शन करके पर्यावरण के साथ, समाज के साथ कुछ ना कुछ सीख ही लेगा, और जहाँ पे उसे कुछ दिक्कत आए वहाँ पे आप केवल हेल्प कर दें, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था? अनुदेशनात्मक पाठ इन्होंने एक मेथड दिया था, उसके अनुसार ही बच्चों को हमें डेवलप करना है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग तकनीक का सुझाव दिया था। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक होगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएं भाई। ऑप्शन है आपके
कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करना। तो जब ये शब्द आ जाएं, उपेक्षा करना, डांटना, पीटना या हड़का देना, ये सब गलत होंगे। बच्चों के साथ ऐसा आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रजातांत्रिक कक्षा ही सबसे अच्छे बच्चों का निर्माण कर सकती है। प्रजातांत्रिक का अर्थ होता है कि बच्चों के सुझाव को लिया जाए, उन्हें सुना जाए और आप अपनी बात रखें, बच्चे अपनी बात रखें। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेटिक ना होकर आप क्या हो जाएं, ऑटोक्रेट हो जाएं, तानाशाह हो जाएं कि टीचर ही सब कुछ है, टीचर के हिसाब से ही सब चलेगा और टीचर आके लेक्चर दे के चला गया, बच्चों को समझ में नहीं आया, बच्चे डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो क्लासेस आपकी होनी चाहिए प्रजातांत्रिक, ना कि ऑटोक्रेट तानाशाहिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसने बोला है कि प्रजातांत्रिक नहीं होनी चाहिए, तो नहीं का अर्थ है कि ये गलत है। अगला ऑप्शन आपका है विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना। तो प्रगतिशील शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि बच्चों को बढ़ावा दिया जाए कि वो समस्या समाधान करें। तो समस्या समाधान के लिए बच्चों को प्रोत्साहन देना प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक हिस्सा है और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। और यदि हम चौथा ऑप्शन देखें तो इसमें बोला गया है कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक के केंद्रित होनी चाहिए। तो क्लासेस जो है उसने बोला केवल पुस्तकों के अनुसार होना चाहिए, पुस्तक में जो है वही पढ़ाओ, बाकी बाहर से कोई संबंध ना रखो। क्लासरूम के अलावा भी आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है कक्षा को, स्टूडेंटों को क्लास से तो जोड़ना ही है, क्लास के बाहर जो आपका पर्यावरण है, समाज है, उससे भी जोड़ना है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य यही है कि शिक्षा को एक्सपेंड किया जाए, सीमित ना किया जाए। जब आप केवल किताब से पढ़ाएंगे तो शिक्षा कैसी होगी, सीमित होगी, डेवलपमेंट आपका सीमित हो गया। तो सीमित चीज़ें कभी भी आपकी सही नहीं हो सकती हैं सीटेट के लेवल पर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी ही बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर होता जा रहा कि नहीं? आपको कोई भी दिक्कत हो मेरे बोलने से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, कृपया कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें सुधार जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रकृति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? अब हॉवर्ड गार्डनर का जो भी सिद्धांत होगा उसे एक दिन छोटी सी वीडियो बना के पूरा 10-15 मिनट की डिस्कस किया जाएगा। अभी इसमें इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें मनोदशा, स्वभाव, प्रवृत्ति को समझना आपका आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में, जिसे अंतरावैयक्तिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो अभी के लिए इतना याद रख लो कि इसके अंतर्गत आएगा। एक आध दिन इसकी वीडियो पूरा हॉवर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है उसको बना के वीडियो डाल देंगे तो आप लोग पूरा समझ लेना उससे, ठीक है। क्योंकि एक ही क्लास में सारा कुछ समझाना बेहद मुश्किल भरा हो जाएगा और आपकी वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप भी शायद ऊब जाएं। तो यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे अगला प्रश्न है आपका कि लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो आपने आमतौर पर मम्मी पापा को सुना होगा कि अपने लड़के से बोलते हैं क्या यार तुम लड़कियों की तरह रोने लगे। दोस्त भी शायद बोलते हैं कि कोई लड़का यदि भावुक हो गया तो बोलेंगे क्या लड़कियों की तरह तुम रोने लगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई वर्ड बोला जाता है किसी जेंडर की किसी दूसरे जेंडर के साथ कंपैरिजन की जाने लगे, तब हम इसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप या जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो पहले की बात अलग थी, पहले लड़कियां कमज़ोर नहीं थीं, लेकिन लड़कियों के दिमाग में ये भर दिया जाता था, उनके बड़े बूढ़े परिवार वाले कहते थे कि ये काम लड़की नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए, कर सकती हैं, नहीं करना चाहिए। तो लड़कियों का एक दिमाग का, माइंड का सेटअप बन गया था कि ये हमें नहीं करना है, ये हमें करना है। लेकिन आज की अपनी लड़कियों को देखा जाए, जो लड़के काम करते हैं वो लड़कियां भी करती हैं, लड़कियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चलती हैं। तो आज के युग में यदि ऐसा बोला जाए तो ये तो बिल्कुल गलत है, पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। और यदि कोई ऐसा बोलता है कि तुम किसी लड़के को लड़की की तरह रोते हो, इसे हम बोलेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आएगा? जेंडर स्टीरियोटाइप के अंतर्गत ही आएगा।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका होता है कि आपको पढ़ाते साथ साथ बच्चों का मूल्यांकन भी करना है कि बच्चों ने कितना सीखा है। पढ़ाने के साथ के अलावा आपको मंथली, यानी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी तो आप एक महीने में भी उसका आकलन करें। तो आप जितने समय बच्चों के साथ हैं उनको पढ़ाना भी है और मूल्यांकन भी करना है। तो यही प्रक्रिया आपकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। और इसमें आपके ऑप्शन हैं, इसमें आपसे पूछा गया सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन है, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। तो इसे आसान तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हर समय परीक्षण करना, मूल्यांकन करना एक कठिन चीज़ें हो जाती हैं। मूल्यांकन करने के बाद यदि बच्चों का लक्ष्य आपने नहीं अचीव किया है तो आपको नए नए तरीके, विधियां ढूंढनी पड़ती हैं। तो आसान तो कतई नहीं है। ये आपका आसान बोला गया है तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। और इसमें नहीं ही पूछा था तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और यदि हम दूसरा ऑप्शन देखें तो इसमें बोला गया है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है यही आपका CCE है, यानी आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अभी रिसेंटली जोड़ा गया। तो ये आपका क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है तो ये ऑप्शन आपका, यानी ये बात सही है। तो आपको सही वाला ऑप्शन नहीं लगाना है, जो गलत है वो लगाना है। तो गलत तो आपका ए था, ये ठीक हो गया। यदि हम चौथा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन देखें तो इसमें क्या बोला गया है कि यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। तो ये बात भी ठीक है कि आप सतत मूल्यांकन करेंगे तो बच्चों में रुचि पैदा होगी पढ़ाई के प्रति, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या थे, इन दोनों ऑप्शन में सही बात की गई थी और आपको बताना था गलत वाला पार्ट। तो गलत वाला पार्ट होगा ऑप्शन नंबर ए में। आगे अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निशाक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशील है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ फेस करने वाले बच्चे हैं उनके लिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा में क्या करना चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा होती है कि एक ही कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर वाले बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाना। जब विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चे होंगे तो इनके लिए हमें विधियाँ अलग अलग छांटनी पड़ेंगी, ठीक है। और विधियों के अलावा जो भी लर्निंग एड होंगे, जो भी आपको दिखाना होगा, ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही आपको छांटना होगा। तो इसमें काम तो बहुत करना पड़ेगा ना आपको। तो आपके ऑप्शन है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग। ये हम चर्चा कर चुके हैं कि यदि एक कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर वाले बच्चे बैठे हैं तो उनके लिए विधियाँ भी बहुत सारी चाहिए होगी, क्योंकि कोई बच्चा जल्दी समझ लेगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए दूसरी विधि का आप प्रयोग करना पड़ेगा टीचर को समझाने के लिए, है कि नहीं। तो बहुविधि यानी बहुत सारी विधियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक। वैयक्तिक का अर्थ होता है हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ पर्सनल क्षमताएं होती हैं। कोई बच्चा स्पीड से सीखेगा, कोई बच्चा स्लो सीखेगा, ठीक है। कोई रैपिड आपका डेवलपमेंट करेगा, कोई स्लो डेवलपमेंट करेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें उनके हिसाब से विधियों का चयन करना पड़ेगा पढ़ाने का, कि नहीं। जो भी योजना आप बनाएंगे तो बच्चों के लेवल के हिसाब से बनाएंगे ना। जो रैपिड होगा उसके लिए आप कुछ अलग योजना बनाएंगे, और जो स्लो बच्चा होगा उसके लिए कुछ अलग योजना बनाएंगे। तो सबके लिए अलग अलग योजना का निर्माण करना पड़ेगा, ऐसा इस ऑप्शन में बोला गया है। तो समावेशी शिक्षा में सबके लिए अलग अलग योजना का प्रयोग हमें करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। और लास्ट ऑप्शन आपका है क्रिया उन्मुख। तो कभी भी जब भी आप समावेशी शिक्षा को देखते हैं तो आप आउटकम ओरिएंटेड गोल लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो एक क्रिया उन्मुख आपका गलत हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन ठीक होंगे, आपका पहला ठीक है और ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। ये 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक होंगे,
क्लियर हुआ, क्योंकि समावेशी शिक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चे होते हैं और विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चे होंगे तो इनके लिए योजनाएं और विधियां अलग अलग प्रयोग करनी पड़ेंगी टीचर को पढ़ाने के लिए। एक ही विधि से सभी बच्चे समझ नहीं सकते, तो हमें एक से अधिक विधियों का और एक से अधिक योजनाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक होंगे। अगला प्रश्न है आपका, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थायी कस्बे की बोली में फेरबदल करता है, तो अध्यापक के तौर पर आप क्या करेंगे? अध्यापिका के तौर पर आप क्या करेंगे? तो यदि आप किसी बच्चे को टारगेटेड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जैसे सपोज कर लो कोई बुंदेलखंडी बच्चा है, बुंदेलखंड का बच्चा है और बोलता है बुंदेलखंडी, उसे आप हिंदी सिखाना चाह रहे, ठीक है, मानक भाषा जो हिंदी है उसको सिखाना चाह रहे आप, तो यदि बच्चा हिंदी बोलते बोलते बुंदेलखंडी कुछ शब्दों का प्रयोग कर ले, ठीक है, जैसे हम बोल दें काय, बुंदेलखंडी शब्द है, उसने बोलते बोलते बीच में काय बोल दिया, तो आप क्या करेंगे? थपाक से मार देंगे क्या? नहीं, मारना तो हमें है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो उसने अपनी भाषा का शब्द काय प्रयोग किया है इसको बताएंगे हिंदी में क्या बोलते हैं, काय को क्या बोलेंगे बच्चों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप उसको केवल इतना बताएं कि जो आपने शब्द प्रयोग किया गया है इसको हिंदी में आप ऐसे बोलते हैं। जैसे काय उसने बुंदेलखंडी में बोला तो आपको बताना है बेटा बुंदेलखंडी में काय बोलते हैं आप, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या। तो उसे एक डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा कि काय को हम क्या भी बोल सकते हैं। यही आपका काम है, ना तो आपको मारना है, ना कान पकड़ना है, ना दांत मीसना है। तो आपका ऑप्शन है भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी। एकल स्वरूपी का अर्थ है कि यदि आप जो टारगेटेड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जैसे हिंदी सिखा रहे हैं, तो बच्चा केवल हिंदी ही बोले, हिंदी के अलावा आप बोलने ही ना दे उसे बुंदेलखंडी या कुछ। तो जब आप बाध्य करेंगे किसी चीज़ पर तो बाध्यता तो कभी ठीक नहीं होगी बच्चे के लिए। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखेंगे। तो फिर आप काय के टीचर, जब आप बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने लगे इस चीज़ के लिए कि आप सिखा ही नहीं पा रहे चीज़ों को, तब भी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन है आपका अनुक्रमित रूप से लक्षित भाषा में समरूप शब्द अर्थ प्रस्तावित करना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी टारगेटेड लैंग्वेज होगी उसके बीच में यदि कोई बच्चा अपनी भाषा के शब्द बोल देता है तो आपको कुछ नहीं करना, बढ़िया स्माइल करते हुए बताना है कि बच्चे जो आपने ये वर्ड बोला है इसको जो भी आप टारगेटेड लैंग्वेज सिखा रही हो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था हिंदी का, तो इस वर्ड को हिंदी में ये बोला जाता है और इसका अर्थ ये होता है, बस इतना बता दें तो आपका काम हो गया, समझ लो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। और चौथा ऑप्शन आपका है भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकार। देखो अभी हमने बताया था फटकार, डांट, पीट, ये तो कभी नहीं करना आपको। तो केवल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक होगा। तो यह शायद आपका लास्ट प्रश्न था आज का। हाँ ठीक है, तो आज का यह लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ और प्रैक्टिस आपको करते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।